पिछले लेक्चर में जो हम पढ़े हुए थे कि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या क्या ऐसा था जो उसके लिए फाउंडेशन बना, उसके रूट्स बने, कहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हुआ। तो आज पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से चेंजेस थे, क्या क्या ऐसा एक्ट था, क्या क्या ऐसा लॉ था, कौन कौन से पॉलिसीज थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फाउंडेशन का काम किया और वहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रूट्स बने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सोर्स का काम किए हुए हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर को थोड़ा सा समरी में देख लेते हैं। उसमें मेन पॉइंट ये था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में हमारे यहाँ इंडिया में आया हुआ था तो सिर्फ ट्रेड के पर्पज से आया हुआ था, लेकिन बाद में वो लोग जो है यहाँ पे दीवानी राइट्स सबसे पहले बंगाल में 1765 में बक्सर का जो युद्ध था, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, उसे जीतने के बाद उन्हें दीवानी राइट्स मिल गया बंगाल के ऊपर, बंगाल, उड़ीसा और बिहार के ऊपर। ठीक है, जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो थे और बंगाल के जो हटा दिए गए थे नवाब, उनके द्वारा ये युद्ध का नेतृत्व किया जा रहा था। तिलगुट सेना का गठन किया गया था और तिलगुट सेना हार जाती है उस बक्सर के युद्ध में और अंग्रेज जीत जाते हैं, जिसके बाद इलाहाबाद की संधि के द्वारा 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे दीवानी राइट्स मिला। दीवानी राइट्स का मतलब हुआ कि उन्हें टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाता है और उस संधि के द्वारा यही वो लोग स्वीकृत कराए थे अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय से कि अब यहाँ से टैक्स हम वसूलेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो एक्ट था, जो पॉलिसी था, जब उनका अंग्रेजों का जब गवर्नेंस पीरियड स्टार्ट हुआ, यानी कि वो लोग गवर्निंग करने लग गए, जब यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से आने के बाद वो लोग जब एरिया कुछ छोटे छोटे एरिया को जीतने लग गए थे और उस पर अपना गवर्निंग पावर इंप्लीमेंट करने लग गए थे, तो पहला एक्ट जो लगाए हुए थे वो था रेगुलेटिंग एक्ट। और यही छोटे छोटे एक्ट मिल करके, छोटे छोटे लॉ, एक्ट मीन्स की लॉ, ठीक है, तो छोटे छोटे जो लॉ मिल करके और एक हमारे कंट्री के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिर ये गवर्निंग सिस्टम जो था पूरे कंट्री पे सेंट्रलाइज पावर के रूप में यूज किए और वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेस बना। ठीक है, फाउंडेशन का काम किया। अब यहाँ देखेंगे क्या क्या ऐसे चेंजेस थे। जैसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, तो द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सबसे पहला जो एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 में लगाया गया था और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिशर्स जो थे अपने पावर को रेगुलेट करने की कोशिश की, मतलब लगातार बनाए रखने, अपने पावर को बनाए रखने के लिए वो लोग ये एक्ट को लगाए। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लगाया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट मींस कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद इसके क्या क्या फीचर्स थे, तो गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी पहले जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में बना दिया और सबसे हाईएस्ट पोस्ट था ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस समय के टाइम में। उसके बाद वायसराय भी हुए, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। किसको? गवर्नर ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था और सबसे हाईएस्ट पोस्ट था ये। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वैरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या थी, तो ऐसे जो गवर्नर जनरल जो थे, क्या अगर कहीं भी ऑफिस ऑर्गेनाइज होता है तो वो एक किसी हेड पर्सन के द्वारा सिर्फ रन नहीं किया था, उसके साथ कुछ असिस्टेंट लगे होते हैं, क्लर्क लगे होते हैं। वैसे ही यहाँ भी गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स का ग्रुप बना हुआ था जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोले गए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वाज क्रिएटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल, और ये गवर्नर जनरल को असिस्ट करते थे, यानी कि उनके ऑर्गन थे, समझे, तो उनके कार्यों में ऑर्गेनाइज करके फंक्शन करते थे, यानी कि ये जो 4 मेंबर्स थे उनको असिस्ट करते थे। असिस्ट करने का मतलब है कि उन्हें हेल्प करते थे। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना था जिसमें कितने मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स थे। कंट्रोल ओवर प्रेसिडेंसीज। अब सबसे पहले जब अंग्रेज आए हुए थे तो जहां से भारत में सी रूट ट्रेवल करने के लिए, सी रूट जहां से उनके लिए प्रशस्त होता था, जैसे पहले बंगाल के साइड में वहां पे सी पोर्ट था, तो वहां से वो लोग ट्रांसपोर्टेशन कर लेते थे, ट्रेडिंग करने में जहां से सुविधा होता, जैसे बॉम्बे, मद्रास और ये वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले बंगाल पे उन लोगों का जब पावर, गवर्निंग पावर हो गया, तो बॉम्बे और मद्रास पे भी वहीं से गवर्न करना शुरू कर दिया, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो लॉ और एक्ट लगाएगा वो बंगाल के साथ साथ बॉम्बे और मद्रास पे भी लगेगा, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ही बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल रहेंगे। अभी उस समय ज्यादा क्षेत्र नहीं जीते हुए थे अंग्रेज, तो जो भी क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन में था, ठीक है, वो मेन पावर कहाँ सेंट्रलाइज था। जैसे हमारे यहाँ अगर इंडिया में पूरे इंडिया का पावर सेंट्रलाइज पावर कहाँ माना गया, जहाँ इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, वैसे ही समझिए कि उस समय के कैपिटल था ये वेस्ट बंगाल में कलकत्ता जो था। उस समय सुप्रीम कोर्ट पहले बार कलकत्ता में ओपन किए हुए थे।
तो उस तरह से कैपिटल की तरह वहां पे यूज करते थे उसको, यानी कि जो भी फंक्शन, जो भी कंट्रोल किया जाता था वो बंगाल से ही कंट्रोल किया जाता था, बॉम्बे और मद्रास को। तो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसीज थे वो सबऑर्डिनेट टू बंगाल, ठीक है, यानी कि बंगाल के में जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो बॉम्बे और मद्रास में भी उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट पहले बार ओपन हुआ। ए सुप्रीम कोर्ट वाज established in 1774 with a chief justice and 3 judges। एक चीफ जस्टिस, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके बाद और 3 जजेस और 3 जजेस रहे उसमें। एक सुप्रीम कोर्ट ओपन किया गया कलकत्ता में 1774 में। ये एक्ट कब लागू किया गया था? 1773 में एक्ट लाया गया, और इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट भी, जो कि क्या करेगा, ये डिसीजन लेगा वहां के छोटे छोटे जो भी केसेस डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए। या तो वो डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, जो डबल सिस्टम था वहां पे गवर्नेंस का, यानी कि टैक्स वसूलने का काम कौन करता था? तो ब्रिटिशर्स करते थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थोड़े बहुत वहां के शासक करते थे। तो डुअल पावर के लिए ये जो डुअल गवर्निंग बॉडी थे उन लोगों में डिस्प्यूट होने के कारण सुप्रीम कोर्ट एक एस्टेब्लिश किया गया। और या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी कुछ करप्शंस जो भी थे उस बेसिस को जज करने के लिए, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में 1774 में। एक कंपनी ऑफिसर्स रेस्ट्रिक्टेड, कंपनी सर्वेंट्स वेयर फॉरबिडन टू टेक ब्रीफ्स और गिफ्ट्स, ठीक है, मतलब जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्हें इस चीज के लिए, मतलब करप्टेड वर्क हो रहे थे उस चीज को रोकने के लिए ये चीज लगाया गया कि कंपनी ऑफिशियल्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया कि उनको किसी भी तरह का प्रावधान, गिफ्ट वगैरह ये सब नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि करप्शंस भी उनके बीच में होता था। आज भी जो है कोई भी ऑर्गन वर्क करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, उसके बीच में जो मेंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में करप्शंस थोड़े बहुत करते रहते हैं। तो उसी चीज को रोकने के लिए ये इंप्लीमेंट किया गया था, कंपनी ऑफिसर्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब मकसद क्या था? तो रिमूव करप्शन इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे वो करप्शन करते थे, तो वहाँ की जो सरकार थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट से उसको कंट्रोल किया जा रहा था कि वहाँ के करप्शंस जो हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए। तो करप्शंस को रिमूव करने के लिए उन लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट को लगाया टू एसर्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनी। और पार्लियामेंट्री कंट्रोल बना रहे कंपनी के ऊपर इस चीज के लिए, वो जो ट्रेड करने के लिए जो कुछ वहाँ से ग्रुप्स आए हुए थे, वहाँ पे उस ग्रुप पे सरकार का पावर रहे, यानी कि सरकार का कंट्रोल रहे, वहां के पार्लियामेंट का कंट्रोल रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे। इस वजह से ये एक्ट लगाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, टू इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेटर्स इन इंडिया। और यहाँ पे भी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को अरेंज करने के लिए, एक अरेंजमेंट देने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट को लगाया गया था, ठीक है। डिफेक्ट्स और लिमिटेशंस, इसके क्या क्या डिफेक्ट्स थे, कहाँ कहाँ जो था इसके खामियां निकल के आई। तो टू क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, नो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, सॉरी, नो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स। वो जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पावर को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाया, किसके कितने पावर। जैसे हमेशा डिस्प्यूट होता था सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि दोनों के पास एक हाईएस्ट पोस्ट था गवर्नर जनरल का, तो उसके पास भी पावर था, सुप्रीम कोर्ट का भी, तो किसका कितना लिमिटेशन है, मतलब पावर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो भी एक्शन है, जो भी लॉ लगाए जा रहे हैं गवर्नर जनरल के द्वारा, उसको चेक करेगा। तो दोनों में डिस्प्यूट हो जाता था। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल डिड नॉट क्लियरली डिफाइन द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। और ये भी नहीं डिफाइन कर पाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है उस कंपनी के ऊपर, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपनी रूल को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, इंडिया में। पहला एक्ट कौन सा था? तो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कि कंपनी के रूल को ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए लगाया गया एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। और इसमें क्या क्या चेंजेस कराया गया? तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया 1774 में कलकत्ता में। उसके बाद काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था 4 मेंबर्स का, गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए बनाया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, ठीक है, जिसमें 4 मेंबर्स थे। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त होता है। इसके बाद आएगा पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, जो कि 1784 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, इसे नोट कर लीजिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो एक्ट लगाया गया था वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लगाया गया पिट्स इंडिया एक्ट था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाज पास टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड टू एस्टैब्लिश इफेक्टिव ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना प्रभावशाली
रूप से कंट्रोल करने के लिए, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं कर पा रहा था, कुछ डिफेक्ट्स था उसमें, उस डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए और पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपना कंट्रोल बनाने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट लगाया गया 1784 में। फिर इसके मेन प्रोविजंस क्या क्या थे? डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो कंपनी यहाँ ट्रेडिंग पर्पज से आई हुई थी उसका भी कंट्रोल था, और प्लस ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी कंट्रोल था। तो जो कंपनी कंट्रोल कर रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोला गया उसको में। और गवर्नमेंट कंट्रोल जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 मेंबर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 मेंबर थे। गवर्नमेंट कंट्रोल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया और उसमें 6 मेंबर्स थे। कंपनी कंट्रोल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का किन किन चीजों पर कंट्रोल था? हैड पावर ओवर सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ इंडिया। किन किन चीजों पे? सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स, यानी कि टैक्स वसूलने पे, मिलिट्री पे और सिविल वर्क हो गया, जैसे कि जो भी पॉलिसी लगाने हैं, ठीक है, यानी कि सिविलाइज्ड वर्क बोलो, ठीक है, जो वहां के सिटीजन्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी लगाना है या फिर कोई रूल्स लगाना है, वो सब काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, ठीक है, यानी कि एक गवर्नमेंट पावर की तरह काम करेगा, सिविल पावर की तरह। उसके बाद गवर्नर जनरल स्ट्रेंथेंड द पोजीशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पावर को भी और मजबूती दे दिया गया, उसमें और पावर को इंक्रीज कर दिया गया उसके पावर को, ठीक है। सब ऑर्डिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे एंड मद्रास वेयर मेड सबऑर्डिनेट टू बंगाल इन ऑल मैटर्स, और सभी मैटर्स में, सभी सब्जेक्ट्स में, ठीक है, बंगाल के द्वारा ही ये बॉम्बे और मद्रास जो था कंट्रोल किया जाने लगा, यानी कि बंगाल से ही सभी डिसीजंस लिए जाने लगे बॉम्बे और मद्रास के लिए, ठीक है। सबऑर्डिनेट हो गया इसके लिए, यानी कि इसका ये ऑर्गन हो गया, क्योंकि ब्रिटिश जो थे बॉम्बे और मद्रास और बंगाल में ही मैक्सिमम उनका कंट्रोल था। तो यहीं से जो भी रूल यहाँ लगता था हर मैटर्स में, वहीं यहाँ भी बॉम्बे और मद्रास में, जो कि पहले भी देखे हुए हैं रेगुलेटिंग एक्ट में भी ये लगा हुआ था। तो उसमें कुछ खामियां थी, उसको हटा करके सभी मैटर्स पे अब बंगाल में जो भी वर्क हो रहा होगा वो और जो भी पॉलिसी होगा उसको बॉम्बे और मद्रास में भी लागू किया जाएगा, ठीक है। रिड्यूस द काउंसिल मेंबर्स, जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए जो काउंसिल्स बनाया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें 4 मेंबर्स थे, उसे क्या किया गया? गवर्नर जनरल काउंसिल रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3, 4 मेंबर्स को हटा करके अब 3 मेंबर्स ही कर दिया गया, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या किया गया था कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। दूसरा, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट बता दिया गया, मतलब उसका नेमिंग चेंज कर दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स थे, और इसमें उसी के डिफेक्ट्स को पूरा करने के लिए, उसके डिफेक्ट्स, खामियों को हटाने के लिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल बना रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी पे, इसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लगाया गया, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस को देखेंगे, व्याख्या को देखेंगे। एस्टेब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि भारत के प्रशासनिक कार्यों पे डायरेक्ट कंट्रोल हो गया, किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। भारत के प्रशासनिक कार्यों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, और इसने ये पूरी तरह से एक्सप्लेन किया कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम में किसका कितना पावर है, यानी कि जो कंपनी रूल है उसके पावर को डिफाइन किया और जो गवर्नमेंट रूल है उसको भी डिफाइन किया, ठीक है, ताकि जो भी डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के, वो डिफेक्ट्स को रिमूव करने का काम किया इसने। उसमें पावर को डिफाइन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से डिस्प्यूट होता था हमेशा गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट में भी। लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और इसने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पावर्स को सेंट्रलाइज्ड किया, ठीक है। एक हायर ऑफिशियल पोस्ट बनाया जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, और उसमें इसने सेंट्रलाइज कर दिया पावर को, जिसकी वजह से पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था इंडिया में वो सही तरीके से चलने लगा, यानी कि इसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी डिफाइन किया है। लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बिगिनिंग ऑफ कंट्रोल, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? तो भारत पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल स्टार्ट हुआ था उस समय पहला पॉलिसी, पहला एक्ट यहीं लाया गया था, पहला लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल बना सके और भारत पे गवर्निंग जो वर्क है यानी कि गवर्नमेंट का वर्क है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक्शंस लिया जा सके। तो यहाँ से
एक्ट की शुरुआत होती है, रेगुलेटिंग एक्ट से एक्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ कंट्रोल। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इफेक्टिव कंट्रोल, यानी कि जो उसकी खामियां थी रेगुलेटिंग एक्ट की, उसे इफेक्टिव कंट्रोल में, यानी पूरी तरह से कंट्रोल बना लिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें डुअल कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि किसके कितने पावर है और कैसे सिस्टम वर्क करेगा, ताकि रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी उस चीज को दूर करने का काम पिट्स इंडिया एक्ट ने किया है, 1784 में जो लगाया गया था, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे हम चार्टर एक्ट, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। और यही चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सोर्स थे, फाउंडेशन थे, रूट्स का काम किया है इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो इसको एक्सप्लेन में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी था, जो कि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड्स में यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद सीधे हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कैसे किया गया, किन किन लोगों ने उससे पार्टिसिपेट किया, किसका क्या रोल था, वो देखेंगे। इसके बाद भी चार्टर एक्ट और गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया आएगा, ठीक है।